एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर सपनों की सी दिन। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। मतलब जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि जब बचपन में खेला करता था तो हम सारे बच्चे मतलब एक जैसे ही हाल में हुआ करते थे। नंगे पाँव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाली कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। मतलब मेरे पैर जो होते थे वो नंगे पैर होते थे, मतलब चप्पलें नहीं होती थी, मेरे फटे मैली सी मेरी कच्छी होती थी, टूटे बटन होते थे और जगह जगह से फटा हुआ कुर्ता होता था, बाल एकदम बिखरे हुए होते थे। और ऐसा मैं ही नहीं, बाकी बच्चे भी ऐसे ही हुआ करते थे जो मेरे साथ खेलते थे। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़ कर खेलते तो नीचे को भागते तो गिर कर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते। मतलब जब ये लोग खेलते थे तो उसका बता रहे कि कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। जो भी उन्होंने कुर्ते वुर्ते पहन रखे थे तो और ही मतलब बहुत ज़्यादा वो तार तार हो जाते थे, मतलब बिल्कुल फट जाते थे। धूल भरे कई जगह से छिले पांव, पिंडलियाँ या लहू के ऊपर जमी रेत, मिट्टी से लथपथ घुटने से लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह पिटाई करती थी। यानी कि पहले क्या होता था, अभी तो मम्मियाँ बहुत कुछ करती हैं, पहले बेटा क्या होता था कि अगर आप गंदा होके आ रहे हो, मैले को चले होके आ रहे हो, चोट लगी है ना, तो घर आके इस बात पे भी पिटाई लग जाती थी कि चोट कैसे मारी, फिर पिटाई होती थी इस बात पे भी। ठीक है, कईयों के बाप बड़े गुस्साल थे, मतलब कईयों के पिता ऐसे थे कि जिनको बहुत गुस्सा आता था और पीटने लगते तो ये ध्यान भी ना रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा, इतनी पिटाई होती थी। और आज देखो बच्चे कैसे पुचकार के रखे जाते हैं। ठीक है, या उनके कहाँ चोट लगी, परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन वो फिर खेलने चले आते। बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि उनकी इतनी पिटाई हुई है, बट वो फिर खेलने अगले दिन जाते थे। यह बात तब ठीक से समझ में आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गए। वहाँ बाल मनोवैज्ञानिक का विषय पढ़ाया गया, मतलब बच्चों का मनोविज्ञान, बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले आते हैं। उन्हें खेलना बहुत पसंद होता है। आप मार लो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो खेलने फिर भी जाते हैं। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवार के हुआ करते। राइटर कहते हैं कि भाई जैसे मेरा परिवार था मध्यम वर्गीय बिल्कुल, वैसे ही बच्चे वहाँ आया करते थे। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव से ही आकर बसे थे, है ना, आसपास के गांव से ही आकर बसे थे। और 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों की थी। ठीक है, 2-3 घर साथ की उजड़ी सी जो गली के रहने वाले लोग थे ना, बस वही थे और वहाँ के बस गए थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही नहीं थे। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे जो स्कूल ही नहीं जाते थे, जो कभी गए भी थे तो पढ़ाई में रुचि ना होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए तो फिर स्कूल गए ही नहीं। मतलब नहीं उतना इंटरेस्ट था बच्चों को उस समय पढ़ने में ना। और ना ही वो कह रहे हैं माँ बाप जो है ज़बरदस्ती भेजा करते थे, पिताजी मतलब माता जी जैसे आजकल तो बच्चा सोच ही नहीं सकता स्कूल ना जाए, और अगर नहीं भी जा रहा तो माता पिता ज़बरदस्ती भेज देते। तब नहीं था इतना चलन ऐसा। यहाँ तक कि परचूनियों आड़तिए भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी नहीं समझते थे। जो परचून की दुकान वगैरह हैं तो ये लोग भी नहीं इतना ज़रूरी समझते थे कि ना बच्चों को स्कूल भेजा ही जाए। ठीक है, कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते मास्टर जी हमने तो इसे तहसीलदार लगवाना है। तो ऐसे स्कूल अध्यापक से बात करते तो क्या बोलते थे परचूनिया वगैरह या फिर आड़तिए वाले कि हमें अपने बच्चे को क्या करवाना है भाई, तहसीलदार बनवाना है। थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वा कर, लंडे का मतलब देखो यहाँ दे रखा है, लंडे मीन्स हिसाब किताब। ठीक है, हिसाब किताब की प्राचीन जो है लिपि है, तरीका है ये, पढ़वा कर दुकान का बही खाता, यानी कि जो खाता दुकान का हिसाब किताब लिखा जाता है वो उसमें लगा देंगे बस। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीमी के सभी काम सिखा देगा बच्चों को। उनका ये मतलब होता था, इसलिए स्कूल जाने का उनको लगता ही नहीं था कुछ ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ तो अभी तक आलिफ बे जीम च भी सीख नहीं पाया। ठीक है, तब बेसिक बात भी नहीं सीख पाया। नेक्स्ट देखिए, हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। राइटर बताते हैं राजस्थान या हरियाणा, ये याद रखना, व्यापारी या दुकानदारी जो है वो करने आए परिवारों से थे। और वो बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते थे क्योंकि उनके पास कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती थी, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे के साथ खूब अच्छी तरह से समझ ही लेते थे। मतलब बच्चों को ना फ़र्क नहीं पड़ता बोली समझ आ रही है नहीं आ रही है, खेलते हैं तो एक दूसरे की भाषा समझ ही लेते हैं बस थोड़ी बहुत, है ना। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार खेड़ण दे दिन चार कैसे, ये मतलब खेलने के ये जो 4 दिन थे बेसिकली बचपन था, ये कब बीत गया। हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद ना समझता हो। सबको ऐसा लगता था कि पढ़ाई क्या है तो कैद है
और किसी का मन ऐसा लगता नहीं था क्लास के अंदर, कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। ठीक है, फिर क्या होता है, बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है, क्योंकि बचपन में टेंशन नहीं होती तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लगता है। ये शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। याद रहने का कारण यही है कि ये वाक्य बचपन की भावना हो, सोच समझ के अनुकूल होगा। राइट, जो चीज़ें हम अपने से कनेक्ट कर पाते हैं हमें ज़्यादा याद रहती हैं। परंतु स्कूल के अंदर जाने के रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छटे झाड़ उगे, जिन्हें हम डांडिया कहा करते हैं, उनके नीम के पत्तों जैसे पत्ते की महक आज तक भी आँख मूंद कर हम महसूस कर सकते हैं। उन डंडियों की, जो कहना चाहिए, जो है महक, वो कहते थे कि जो झाड़ लगे हुए थे ना, उन डंडियों को कहा है इन्होंने यहाँ पर, तो उनकी महक वो कहते थे मैं आँख मूंद करके भी आज भी महसूस कर सकता हूँ। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतियों की दूध जैसी सफ़ेद कलियां भी हुआ करती थी। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हमें चंदू चापड़ासी की आंखें बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ हम लिया करते थे। ठीक है, कलियां जो सब दूध की सफ़ेद कलियां होती थी, उनकी बहुत तेज़ सुगंध आज भी मैं महसूस कर पाता हूँ। बचपन याद कर रहे हैं अपना, परंतु ये याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघ कर फिर क्या किया करते थे। शायद जेब में डाल लेते, माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल के बाहर आते वक्त उसे बकरी के मेमने की भांति चढ़ जाया करते थे। ठीक है, जब अगली श्रेणी यानी कि जब अगली कक्षा में दाखिल होते तो एक और कुछ बड़े सयाने होने का एहसास से उत्साहित भी होते। लाइक हमें लगता कि वाओ अब तो हम बड़े हो गए। एक्साइटेड होते, उत्साहित होना मतलब एक्साइटेड होना। पुरानी कॉपियाँ किताबों में जाने कैसी बास आती और उन्हें मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते थे। आचार्य राइटर था बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से थे, तो उनको किताबें जो मिलती थी वो पुरानी मिलती थी पढ़ने के लिए। ठीक है, और वो कहते थे हम पुराने टीचर्स को सोच के भी उनको हम कांप जाया करते थे। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती थी, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती थी। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फ़र्क था। ठीक है, पहले सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करता था। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल यानी कि नानी के यहाँ जाया करते थे। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती थी, बहुत प्यार करती थी। छोटा सा पिछड़ा गाँव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था, तालाब उतना ही बड़ा था। दोपहर तक उस तालाब में नहाते, फिर नानी जी में आता मांग कर खा लेते थे। जो हमारे जी में आता वो मांग के खा लेते थे। नानी हमारे बोलने के ढंग काम खाने के कारण बहुत खुश होती। अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। जिस साल ननिहाल ना जा पाते तो उस साल भी हम घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते थे। कपड़े उतारकर पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए रेतीले टीले पे जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते थे। गीले शरीर पर गर्म रेत का खूब लथपथ कर उसी तरह भागते, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते, रेत के गंदले पानी से साफ कर फिर टीले को की ओर भाग जाते थे। मतलब टीला इस तरह से जो ऊंचा सा रेत का बनाता है वहाँ भाग जाते थे। याद नहीं है ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाते लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हों, परंतु 1-2 को छोड़ किसी साथी को तैरना नहीं आता था। मतलब बस ऐसे ही तालाब में कूद लेते थे, तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, तो दूसरे बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम को पकड़ कर बाहर आने की सलाह देते कि भैया बाहर आ जाओ, भैंस का सींग पकड़ उन्हें ढांढस बंधाते। ढांढस मीन्स ऐसे हौसला देते। कूदते समय मुंह में गंदला यानी कि गंदा पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते, क्योंकि जब तालाब में पानी गंदा था तो भर जाता था तो खांसते थे और सांस रुकने लगती, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच ही जाते। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता जाता कि इस बात का, होमवर्क का, खेलकूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टर ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता था उसका हिसाब लगाने लगते कि भैया कैसे करेंगे। जैसे हिसाब में मास्टर जी 200 से कम सवाल ना बताते। कितने सवाल दे देते थे? 200, 200। याद रखना, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। मन में हिसाब लगाने लगते कि यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का महीना बाकी हुआ करता तो लगता कि नहीं अभी तो है हमारे पास, 20 दिन पहले शुरू कर देंगे। एक एक दिन गिनते, 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाल सकते हैं। मतलब फिर और टाल देते थे, हम आगे कर लेंगे शुरू। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती थी। दिन बहुत छोटे होने लगते, ऐसा महसूस होता कि सूरज भाग कर दोपहरी में भी छिप जाता हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल की भय बढ़ता जाता।
हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने के बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते थे कि ठीक है भैया, छुट्टियों में क्या ही काम करना, मास्टरों से पिटाई पड़ेगी तो देख लेंगे। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते हैं उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते हैं। ऐसे समय हमारा बहुत सबसे बड़ा नेता ओम हुआ करता था। अच्छा, नेता कौन हुआ करता था? उनका ओम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, MCQ के लिए। हम सभी उसके बारे में सोचते और हमारे में उन जैसा कौन था? कोई कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे। उनकी बातें, गालियाँ, मार पिटाई का ढंग तो अलग ही था। उनकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। हांडी जितना बड़ा सिर, उसके ठिकने 4 बलिष्ठ के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। शरीर छोटा सा था और सर बहुत बड़ा था। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखें वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता था। ये वर्गीकरण याद कर, मतलब ये पूरा वर्ग जो क्या बोल सकते हैं इसको, जो तरीके से आपको पूरा ब्यौरा दे रखा है ना, वो याद कर लेना। लड़ाई वह हाथ पांव नहीं सिर से किया करते थे। जब सांड की भांति फुंकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता तो उससे दुगने तिगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते थे, है ना। तो ऐसा करता था ये। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ना तोड़ डाले। कौन? ये जो ओमा, जो इनका नेता है ना ओमा, वो, उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। क्या नाम रखा था सिर की टक्कर का? रेल बम्बा। ये भी याद कर लेना। कोयले से चलने वाले, ठीक है। इंजन की भांति वो बड़ा और भयंकर तो था ही। हमारा स्कूल जो था वो बताते हैं बहुत छोटा था। केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे। कितने कमरे थे? 9। ये भी MCQ का क्वेश्चन है। जो अंग्रेजी के अक्षर H जैसा था, इस तरह से, मतलब इस साइड कमरे हो गए, इस साइड कमरे हो गए, ये यहाँ बीच में ऐसे कमरे हो गए, ठीक है। जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती। स्कूल के प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनका गोरा चेहरा खिल उठता था। किसका? जो उनके हेडमास्टर थे मदन मोहन शर्मा जी, उनका। सारे जो हैं अध्यापक लड़कों की तरह की कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते थे। केवल मास्टर प्रीतम चंद PT जो थे लड़कों की कतारों के पीछे खड़े यह देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक से नहीं खड़ा है। मास्टर प्रीतम जो उनके वो थे, प्रीतम चंद जो उनके PT टीचर थे, वो बच्चों को चेक करते थे बेसिकली। उनकी गुड़की और ठुड्डों के भैंस से, है ना, मारते थे पकड़ के। हमें सभी कतार में पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते थे हम सभी, कि जो हम उनको ना देख के ऐसे बीच में बिल्कुल सीधी लाइन बना ले। तो सीधे कतार में बने रहने के प्रयत्न करते हैं हम। सीधी कतार में साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक जैसी ही हो। सभी लड़के उस PT से बहुत डरते थे, क्योंकि वो बहुत, मतलब नहीं सही करोगे तो पिटाई लगती थी। क्योंकि उन दिन जितना सख्त अध्यापक ना कभी किसी ने देखा ना सुना। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता या पाँव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता तो वह उनकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते, मतलब PT टीचर, और खाल खींचने के मुहावरे के प्रत्यक्ष करके दिखा देते, मतलब बहुत पिटाई लगा देते थे। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उनके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे, बिल्कुल उल्टे थे। हेडमास्टर शर्मा जी जो थे वह 5वीं और 8वीं श्रेणी के को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी की भी न याद था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उतारते हमने देखा हो या सुना हो। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल एक ऐसा शब्द था जैसे कि हमारी सरकारी मिडिल स्कूल का नाम, मतलब पिटाई लगी जाया करती थी अधिकतर बच्चों की। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकते जो प्रिंसिपल थे, और लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारे गाल पर मार देते। और मेरे जैसे सबसे कमज़ोर शरीर वाले बच्चे तो सिर झुकाकर मुँह नीचे किए हंस देते। वे चपत तो हमारे जैसे हमें भाई भीख की नमकीन पपड़ी जैसी मज़ेदार लगती। तब पैसे की शायद 2 जाया करती थी, परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह ना थी जहाँ खुशी से भागा जाए। मतलब स्कूल तो तब भी हमें अच्छा नहीं लगता था। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते स्कूल जाया करते। सब बच्चे रोते चिल्लाते कहते हैं बचपन में जाते थे हम स्कूल। परंतु कभी कभी ऐसी स्थितियों के कारण स्कूल अच्छा भी लगने लगता। जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय PT साहब नीली पीली झंडियाँ हाथ में पकड़कर 1 2 3 कहते झंडियाँ ऊपर नीचे दाएँ बाएँ करवाते तो हवा में लहराती और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। तो हम कोई गलती ना करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते कहते शाबाश, वेल बिगिन अगेन 1 2 3 1। उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती कि जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीते, क्योंकि वो जनरली शाबाशी देते ही नहीं थे कभी। यह एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कापियों पर साल भर लिखी
गुड का बहुवचन है, गुडो, मतलब जैसे गुड नहीं मिलता बुक कॉपियों में इस तरह से जो देते हैं उसको बोल रहे हैं, से अधिक मूल्यवान लगने लगती थी। एक सख्त टीचर आपको शाबाशी दे तो आपको बहुत अच्छा लगे ना, इसीलिए बोल रहे हैं। कभी क्या ऐसा भी लगता कि कई सालों तक सख्त मेहमान से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहिब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की है। गुडविल बहुत बड़ी थी, परंतु ये भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे के भाई जी कथा करते समय बताया करते थे कि सती गुरु के भय से ही प्रेम जागता है, ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जग जाती। यह ऐसा भी है कि आपको रोज़ फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो चमत्कार सा लगने लगता है। और हमारी दशा भी कुछ ऐसी हुआ करती थी। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय पुरानी किताबें मिला करती थी। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे धनाढ़ लोग थे, यानी कि धनी लोग थे। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल प्रारंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी किताबें ले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती तो तब तो 1-2 रुपये में आ जाया करती थी, तो भी मतलब वो बोल रहे हैं कि शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी चौथी में ही छूट जाती। कोई 7 साल स्कूल में रहा हो तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था, है ना, कि पुरानी किताबें मिल जाती थी इसलिए स्कूल भेज देते थे, वरना छुड़ा ही देते पढ़ाई। वो कह रहे कोई इतना ज़्यादा था नहीं पढ़ाई का, इतना चलन उनके घर में। ठीक है, कॉपियाँ, पेंसिल होल्डर या स्याही दवात में भी मुश्किल से 1-2 रुपये ही साल भर में खर्च हुआ करते थे, परंतु उस ज़माने में 1 रुपया भी बड़ी रकम हुआ करता था। 1 रुपये में 1 सेर घी आया जाया करता था। 2 रुपये की तो 1 मन यानी कि 40 सेर गंदम, और इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते थे। हमारे 2 परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था, परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। अजीब बात थी कि मुझे नई कापियाँ पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन भी उदास होने लगता था। इसका ठीक ठाक कारण तो अभी कभी नहीं समझ में आया। मतलब पुरानी तो किसी को नहीं अच्छी लगती ना कॉपी किताबें, बच्चों को इसलिए बोल रहे हैं, परंतु जितने भी मनोविज्ञान की जानकारी है सारुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी में कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय भी कहीं भीतर जमकर बैठ गया। सभी तो नए नहीं होते, परंतु 2-3 हर साल ही होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। कुछ ऐसी ही भावना थी कि अधिक अध्यापक 1 साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते कि हम अपने हरफन मौला हो गए, जिससे कोई मतलब नहीं होता। यदि आपकी उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ कर देने के लिए तैयार ही रहते, मतलब खूब पिटाई लगाते। तो इन्हीं कुछ कारणों से केवल कॉपी किताबों से गंध की नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो आलियार के झाड़ उगाए थे उनकी गंध भी मन उदास कर दिया करती थी। परंतु स्कूल जो था 1-2 कारणों से अच्छा भी लगने लगा। मास्टर प्रीतम चंद जब हमें स्काउटों की परेड करवाते लेफ्ट राइट की आवाज़ से मुंह में ही हिसाब में इसमें हिसल से मार्च कराया करते थे। फिर राइट टर्न, लेफ्ट टर्न और अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं और एक कदम पीछे मोड़ बूटों की ठक ठक की अकड़ कर चलने लगता तो हम विद्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवानों ऐसा हमें लगने लगता था। दूसरे विश्व युद्ध का ये समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेज़ों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडाई केनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत ही पढ़ रहा था, इसीलिए हमारी देसी रियासत में भी अंग्रेज़ की ही चलती थी। फिर भी राजा के ना रहते अंग्रेज़ हमारी रियासतों के गांव से जबरन भर्ती नहीं कर पाता था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी करने वाले भी हुआ करते थे। वे रात को खुले मैदान के शामियाने लगाकर लोगों को फौज में सुख आराम और बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते थे। उन्होंने गाना भी याद आया है, कुछ मस्करे अजीब सी वर्दियाँ पहने अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते थे। भर्ती हो जा रे रंगरूट भर्ती हो जा रे, ये ना गाना है ये, ठीक है, ये गाया करते थे। इन्हीं बातों से आकर्षित होकर कुछ नौजवान जो थे वो आर्मी में भर्ती भी हो जाया करते थे। कभी कभी हमें महसूस होता था कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं हैं। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए गए बूट और जुराबों को पहने हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता कि हम फौजी ही हैं। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते नहीं देखा था। उनका ठिगना कद, दुबला पतला शरीर, ये देखो ये याद कर लेना कैसे थे वो, गठीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा और बाज सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजे वाले बूट, सभी कुछ भयभीत करने वाले हुआ करते थे। उनके बूटों की ऊंची एड़ियाँ
के नीचे भी खुरियाँ लगी रहती थी, जैसे तांगे के घोड़े के नीचे लगी रहती है पैरों में, वैसे ही आगे अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते थे। यदि वह सख्त जगह पर चलते तो खुरियों और कीलों के निशान वहाँ पड़ जाया करते थे। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूटों को पहनने के बावजूद टखनों में कहीं मोच तक नहीं आती। उनको देखकर यदि घर वालों को बूटों की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे न चल पाओगे। मास्टर प्रीतम चंद से डरना वैसे स्वाभाविक ही था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण तो ये उनका मारपीट ही था। हम सभी को, मेरी जो उम्र के हैं, वह एक दिन नहीं भूल पाएगा जिस दिन वह हम चौथी श्रेणी में फ़ारसी पढ़ाने लगे थे। हमें उर्दू का तीसरी श्रेणी का अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फ़ारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। अभी हमें पढ़ते हुए एक सप्ताह भी ना हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने हमें एक एक शब्द रूप याद करने के लिए कहा और आदेश दिया कि कल इस घंटी में जबानी सुनेंगे। हम सभी घर लौटकर देर रात उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल 2-3 लड़के ही थे जिन्हें आधी कुछ शब्द रूप याद हो पाया। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक लड़का भी ना सुना पाया। तभी मास्टर जी गुर्राए सभी का कान पकड़ा। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकाल कर कान पकड़े और वे गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करो। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट ही टांगों में जलन होने लगती थी। 3-4 मिनटों में मेरे जैसे कमज़ोर की तो टांगें थकने से कान पकड़े हुए ही गिर पड़ते। जब तक मेरी और हरबंस की बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। जब हमें सज़ा दी जा रही थी तो उससे कुछ समय पहले ही शर्मा जी स्कूल में पूरब की ओर से बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलाश से मिलने गए थे। वे दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद ये पहला अवसर था कि पीटी प्रीतम चंद की उनकी बर्बरता उनसे सहन नहीं हुई, मतलब पीटी टीचर की इतनी सख्ती प्रिंसिपल से सहन नहीं हुई और वे बहुत ही उत्तेजित हो गए थे। What are you doing? Is it the way to punish the students of 4th class? Stop it at once. ये क्या कर रहे हो भाई, ये क्या तरीका है इतने छोटे बच्चों को करने का? आप इसको एकदम तुरंत रोकिए। हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी में अंग्रेजी पढ़ना शुरू की जाती थी, परंतु हमारे स्कूल की 7वीं-8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया कि शर्मा जी ने कहा, क्या करते हो? क्या चौथी श्रेणी की सज़ा देने का यही ढंग है? इसे फ़ौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से काँपते बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए थे। फिर तब प्रीतम चंद जी कई दिन तक स्कूल नहीं आए तो ये बात सभी मास्टरों की ज़ुबान पर थी कि हेडमास्टर जी ने उन्हें मुअत्तल यानी कि निकाल दिया है और अपनी ओर आदेश लेकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया। वहाँ हरचीलाल नाम के महकमाए तालीम के डायरेक्टर थे जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद को जब भी नाभा के डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वे स्कूल में कदम नहीं रख सकते। तब जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती दग दग करके फटने लगती थी, परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में फ़ारसी पढ़ाने ना आ जाते हमारे चेहरे मुरझाए रहते। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाज़ार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियाँ वाला चौबारा किराए पर ले लिया था, वहीं आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं-8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते थे कि उन्होंने मुअत्तल होने पर रत्ती भर चिंता नहीं की थी। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में 2 बार भिगोकर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतारकर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे हैं। ठीक है, पीटी टीचर ने तोते पाल रखे थे। ठीक है, उनके चौबारे में गए थे और लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर में काम करने जाया करते थे। परंतु हमारे लिए चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देता था, वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें करा करता था। कितना अलग स्वभाव था उनका तोतों के साथ। क्या तोतों के साथ उनकी दहकती बुरी आंखों का भय न लगता? तोतों को हमारी समझ में ऐसी बातें नहीं आ पाती थी। बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। और यहाँ खत्म होता है हमारा पाठ। धन्यवाद।